नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लोकसभा के इलेक्शन की डेट आ चुकी है, 7 फेजेस में होगा इलेक्शन। और इसी के साथ ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता क्या होती है यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, वो स्टैट्यूटरी है कि नहीं है, उसके प्रोविजन को लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है कि नहीं, ये सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। प्लस इलेक्शन साइलेंस क्या होता है, ये चीज। देखिए, सिंपल भाषा में समझा जाए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता क्या है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं, डूज और डोंट्स हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन लोगों को जो इलेक्शन की प्रोसेस में शामिल है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जो कैंपेनिंग लीडर्स होते हैं, जो कैंपेन करते हैं जगह जगह जाके, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के जो रूल्स हैं उनको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आचार संहिता के नियम। ठीक है, लेकिन अब ये बात अलग है कि लोग फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, उसमें बहुत सारी प्रोविजन है। ठीक है, एक 8 चीजों पे है वो टोटल मिला के कि प्रोसीडिंग कैसे होनी चाहिए, पार्टी जो पावर में है उनके लिए क्या क्या होने चाहिए, कंडक्ट कैसे होगा, कहाँ कहाँ पे कैंपेनिंग हो सकती है, कौन कौन सी जगह पे प्रदर्शन अलाउड हो सकता है, अगर कोई ग्राउंड है मान लीजिए तो पार्टी जो पावर में है उसको भी उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अलाउड हो, जो अपोजिशन में हो उसको भी उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अलाउड हो। मतलब ये नहीं कि जो पावर है उनका यूज वैसे गलत तरीके से किया जाए। बहुत सारी चीजें और भी लिखी गई हैं कि आप अगर मंत्री हैं या फिर पावर है में हैं आप, तो आप ऑफिशियल जो पोजीशन है उसको आप लोगों को लुभाने के लिए नहीं यूज कर सकते। हालांकि वो बात अलग है कि लोग करते जरूर हैं, और इसके जो वायलेशन है वो इंडिया में किसी भी लीडर से बचे नहीं है। सारे जो लीडर्स हैं आज, चाहे वो टॉप पे हो हमारे लीडर या फिर बॉटम पे हो, सारे लोगों ने कहीं ना कहीं वायलेट किया जरूर है वो। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को ये पूरा शेड्यूल जारी किया था। 19 मई तक है, 23 मई को डी डे है, मतलब कि रिजल्ट आएगा उस दिन, कौन नया प्रधानमंत्री बनेगा, कौन पार्टी नई पावर में आएगी। एक चीज और है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है यानी कि आचार संहिता आ जाती है, तो गवर्नमेंट कोई बड़ी पॉलिसी नहीं ला सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट जो है पावर में, सत्ता में जो है, अगर वो उसी टाइम मान लीजिए बहुत सारी पॉलिसी कर देंगी तो वोटर्स का जो है माइंड वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। आपको पॉलिसी वॉलिसी करनी है तो जो 5 साल की वो पीरियड दिया गया है उसमें आप करिए, इसमें नहीं कर सकते हैं। कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन इसमें नहीं हो सकता है आचार संहिता जिस दिन से। और आचार संहिता लागू कब से होती है? लागू उसी दिन से होती है जिस दिन से इलेक्शन कमीशन जो है डेट जो है अनाउंस कर देता है। जैसे 10 तारीख को डेट अनाउंस कर दी गई थी तो 10 तारीख को आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। अब कोई भी बड़ा गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन नहीं आ सकता है। बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस वही है इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल 324 में है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना। ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना मतलब सबको जो है चांस एकदम सही चांस मिलना चाहिए, ऑनेस्ट चांस मिलना चाहिए, कोई बेईमानी कोई चीटिंग ना हो, ये है मेन पर्पस। इसमें देखिए जो रूल्स होते हैं वो सारी चीजों के होते हैं। स्पीच कैसी होनी चाहिए, पोलिंग डे पे क्या क्या कंटेंट आपका होना चाहिए, पोर्टफोलियो वाली बात है, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, सारे रूल डिफाइन किए गए, सारे रूल जो है वहां पे बताए गए हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। सबसे पहले चालू कहाँ पे हुआ था? 1960 में केरला में चालू हुआ था ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आना। फिर 1979 में जो है इलेक्शन कमीशन ने एक और बड़ा प्रोविजन जोड़ दिया कि जो पार्टी पावर में होगी वो ऑफिशियल पोजीशन यूज नहीं करेगी। अगर उसकी ऑफिशियल कोई विजिट होनी है तो उसको इलेक्शन के जो कैंपेनिंग है उसमें उसको दोनों को अलग रखना चाहिए। हालांकि ये नहीं होता है पॉसिबल, अभी भी बहुत सारे लोग जो है ये कोड को तोड़ते जरूर है। जो भी मिनिस्टर होगा ऑब्वियस सी बात है वो करेगा जरूर। हम लोग चाहे दूसरे को जितना भी कह लें कि नहीं ये ईमानदार नहीं है, ये बेईमान है, ये है वो है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है ना तो एक इंसानी प्रवृत्ति है वो करते ही हैं लोग, और अभी भी करते हैं। जो पार्टी पावर में है वो भी करते हैं, जो नहीं है वो भी अपना कहीं ना कहीं से फायदा उठाते जरूर है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट पावर में होगी उसको पब्लिक एक्सचेकर का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, उसको आप ऐसे एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं कि जो आपके इलेक्शन से रिलेटेड हो, इलेक्शन कैंपेनिंग से रिलेटेड हो, अगर तो ऐसे खर्चे नहीं कर सकते हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जरूर बताया गया है, लेकिन ये भी जो है प्रोविजन नहीं माना जाता है। प्लस दूसरी बात है जो मीडिया कंट्रोल होता है कि मीडिया को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो सरकारी मीडिया, टीवी न्यूज, राज्यसभा, लोकसभा, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपनी पार्टी के जो है आपका कैंपेनिंग करने के लिए, लेकिन ये भी होता ही है। एक और चीज में बताई गई कि अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है तो बिल्कुल आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसके काम के आधार पर, प्लस उसके जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर।
आप किसी को कास्ट और कम्युनिटी के आधार पर जो है वो नहीं क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये जो है ये इस कास्ट के लिए बायस्ड है, ये तुम लोग के लिए कुछ नहीं करेगा, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, और तुम मेरी कास्ट के हो तो तुम मुझे वो, तो ये सब नहीं किया जा सकता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिलीजियस प्लेस है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, कहीं भी उनको आप जो है इलेक्शन के कैंपेन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये सबसे ज्यादा, ये बहुत ज्यादा होता है। कुछ विशेष कम्युनिटी के लोग वो अपने अपने जो भी उनके धार्मिक प्लेसेस होते हैं वहां से जरूर मैसेज दिया जाता है कि इस फलाना पार्टी को वोट नहीं दोगे, ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा जो भी है, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए, ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। प्लस आप किसी भी वोटर को डरा धमका नहीं सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए 7 फेज का ये चुनाव है टोटल, तो इसमें एक टर्म होता है इलेक्शन साइलेंस। उसमें क्या होता है कि 2 दिन पहले, जहां भी मान लीजिए पोलिंग होनी है XYZ कहीं भी सिटी में, ठीक है, वहां से 48 घंटे पहले से पूरा बैन लग जाती है। कोई रैली नहीं कर सकते हैं, कोई कैंपेनिंग नहीं कर सकते। 48 घंटे के पहले तक आप मान लीजिए जैसे परसों होना है तो आज से जो है रैली कैंपेनिंग पे बैन लग जाएगी, और आज से पहले आपको जो करना था कर दीजिए। मतलब जैसे 10 मार्च से चालू हुआ है डेट, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी, तो वहां से लेके जब तक जो है ये पोलिंग है, 11 अप्रैल को पोलिंग है पहली, तो 11 अप्रैल यानी कि 9 अप्रैल को जो है 9 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक इलेक्शन साइलेंस का पीरियड रहेगा। वो इसलिए किया जाता है कि जो वोटर है वो अपने हिसाब से वोट दे, उनको मार ये सब रैली और ये धमक चौकड़ी प्लस ये कैंपेनिंग में ना उलझाया जाए, वो लोग आराम से जाके दे सके और बिल्कुल फ्री माइंडेड हों वो। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या इसको लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है कि नहीं। इसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका एक रीजन भी दिया है, एक कमेटी बनाई गई थी कि उसने ये रिकमेंड किया गया था कि जो MCC है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसकी रिकमेंडेशन को आप बाइंडिंग कर दो। लेकिन फिर ये इलेक्शन कमीशन ने इसके अगेंस्ट में दिया कि अगर आप बाइंडिंग कर दोगे लीगली, तो जो ये इलेक्शन की प्रोसेस है वो तो 40-50 दिन ही चलती है, और जो कोर्ट है हमारे यहाँ वो आप जानते हैं कितना लंबा लंबा समय लग जाता है। तो 50 दिन में आप उसको लीगली अगर ले जाओगे तो इलेक्शन का रिजल्ट, अब मान लो रिजल्ट आ गया तो उस पर भी फिर वो उंगली उठाएंगे लोग, क्योंकि जो हारेगा वो तो चिल्लाएगा ही ना, ठीक है। जो जीतेगा वो खुश हो जाएगा, जो हारेगा वो किसी ना किसी तरह वो लगाएगा जरूर। तो लीगली इन्फोर्स इसको नहीं किया जा सकता है, प्रैक्टिकली फिजिबल है नहीं है। बस ये है कि जो भी नेता है, जो पार्टी है, मतलब उनको पूरा बुला के समझा के कि पूरा कंसेंसस बन जाए कि भैया ये गाइडलाइंस है, सबको फॉलो करनी है, ये डूज है, ये डॉन्स है, ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है। और सब लोग अगर ये मिल के करें तो अच्छा सा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। और होता भी है हर बार इलेक्शन, ऐसा भी नहीं है, थोड़ी बहुत इवेंट तो जरूर होती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने तोड़ दिया कोई रूल तो उसमें कुछ होता नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है उसको नोटिस देता है, उसको फिर रिटर्न में अपना जो है अपील दायर करनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इलेक्शन कमीशन के पास मतलब ये पावर है उसकी, इलेक्शन कमीशन की, वॉलंटरी हो, अपने हिसाब से वो देख के कर सकता है। वो ये भी कर सकता है कि किसी लीडर को बैन कर दे, ठीक है। और जैसे उन्होंने किया भी था कि 2014 में अमित शाह को और ये आजम खान थे कोई, उनको 2 लोगों को बैन कर दिया गया था, ठीक है। प्लस ये भी है कि 48 आवर से अगर आप जो इलेक्शन जहाँ पे होना है वहां से 48 आवर पहले से अगर आप 40 आवर जो है इलेक्शन साइलेंस उसके बीच में कुछ करेंगे तो भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा राहुल गांधी के भी ऊपर आरोप लगा था, मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगा था। तो ये है टोटल मिला के गाइडलाइंस कि होता क्या आचार संहिता। ये जरूर है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, यूपीपीसीएस में भी और बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी आप क्रिटिकल एनालिसिस करो कि क्या वो आज के जो इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री बना सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। क्रिटिकली एनालिसिस नहीं कि मतलब आपको स्टार्टिंग में बताना है। अब देखिए लीगली इन्फोर्समेंट तो नहीं है, लेकिन आरपीए के कुछ है उसके प्रोविजन, आईपीसी के कुछ प्रोविजन है, तो थोड़े बहुत उसके जो है वहां से निकाले जा सकते हैं। कुछ कुछ जो है पनिशमेंट जरूर दिया जा सकता है, लेकिन लीगली जो है इसके टर्म्स वो है इन्फोर्सेबल नहीं है। तो पूरा क्रिटिकल एनालिसिस आप करके लिख सकते हैं कि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो इलेक्शन कोड का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो कहां तक सफल है, इस क्रिटिकली एनालाइज ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। या फिर अगर यूपीपीसीएस और बाकी जगह एग्जाम है वहां पर डायरेक्टली को पूछ लें कि डिस्कस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, और व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस इन इंडिया, ऐसे करके ये सब आ सकते हैं। ये है टोटल एनालिसिस। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद, वोट जरूर दीजिएगा।